नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष को विश्व युद्ध में बदलने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें रूस पर दागने की छूट दे दी और यूक्रेन ने ये मिसाइलें रूस पर छोड़ भी दी है, जिसके बाद पुतिन ने अब पूरे यूरोप और अमेरिका पर हमले की चेतावनी जारी कर दी है। तो क्या अमेरिका ने शुरू करा दिया है विश्व युद्ध? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हमास के खिलाफ युद्ध में नेतन्याहू ने मानी हार, लिया बड़ा फैसला। G20 समिट में गजा और यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने पर जोर। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर बहने वाली अदृश्य नदियों को। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की देहरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो बाइडेन, जो 2 महीने बाद ही अमेरिका की सत्ता से विदा हो जाएंगे, उन्होंने महाविनाश करने वाला फैसला लिया है। बाइडेन ने अमेरिका की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, जो 300 किलोमीटर दूरी तक निशाना साध सकती है, उनके इस्तेमाल की मंजूरी यूक्रेन को दे दी है। अमेरिका की सुपरसोनिक मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS पहले से ही यूक्रेन में तैनात है, लेकिन अभी तक अमेरिका इसके इस्तेमाल की मंजूरी यूक्रेन को नहीं दे रहा था। जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन को इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी, तुरंत ही रूस की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर दिया गया। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देते हुए कहा कि नई परमाणु नीति के अनुसार अगर गैर परमाणु देश किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। रूस के खिलाफ दागी गई मिसाइलों के जवाब में रूस यूक्रेन और नाटो के ठिकानों पर अटैक कर सकता है। नाटो के ठिकानों पर रूसी अटैक होते ही विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर में ही साफ कर दिया था कि रूस के खिलाफ मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब रूस और नाटो का युद्ध होगा। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है, तो रूस ने जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। वैसे तो रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने जो 6 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई, उन सभी को रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने मार गिराया है। द गार्जियन ने रूसी सरकार की मीडिया तास की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मलबा ब्रांस्क क्षेत्र में एक मिलिट्री फैसिलिटी पर गिरा और इससे सीमित क्षेत्र में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूक्रेन ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके अलावा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस में हुए हमले पर चुप है। लेकिन इस हमले के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। इसी डर से यूरोपीय देश अब न्यूक्लियर वॉर के खतरे से अलर्ट होने लगे हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में लोग खाना और बाकी जरूरी चीजें जुटाने में लगे हैं। वहीं रूस में न्यूक्लियर रेजिस्टेंट मोबाइल बंकर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। द मिरर ऑफ यूके के अनुसार परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को आगाह किया है और पैम्फलेट भी बांटे हैं। इनमें अपने नागरिकों को शेल्टर की सलाह दी गई है। नॉर्वे ने भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्फलेट जारी किए हैं, जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया है। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी स्थिति में 1 सप्ताह तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। डेनमार्क ने तो पहले ही अपने नागरिकों को राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए ईमेल भेज दिया है, ताकि परमाणु हमले की स्थिति में 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था कर सके। अब अगली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब भी चल रहा है और इजराइल को यह समझ आने लगा है कि गजा की लड़ाई में वो बुरी तरह से फंस गया है। इसलिए इजराइल की तरफ से बंधकों को छुड़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया गया। इसे इजराइल की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने गजा में समुद्र किनारे एक जगह पर खड़े दिखे। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमास वापस नहीं आएगा। उन्होंने गजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों का भी जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में बचे हुए लापता 101 इजरायली बंधकों की तलाश जारी रहेगी। उन्होंने हर एक बंधक की वापसी के लिए $50 लाख यानी करीब 42 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया। नेतन्याहू के ऐलान से साफ हो गया है कि वो हमास से जंग जीतने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। इस बीच इजराइल के उस दावे की भी हवा निकल गई जिसमें उसने कहा था कि उसके हमले ने ईरान की परमाणु साइट को बर्बाद कर दिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। खबर आ रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय मांगों को नजरअंदाज करते हुए संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को और बढ़ा दिया है।
यानी वो परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका से लेकर इजरायल तक खलबली मचा दी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की रिपोर्ट में कहा गया कि 26 अक्टूबर तक ईरान के पास 60% संवर्धित किया गया 142.3 किलोग्राम यूरेनियम था, जो अगस्त की रिपोर्ट के हिसाब से 17.6 किलोग्राम अधिक है। परमाणु आयुध तैयार करने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है, यानी वो अब परमाणु हथियार बनाने के बहुत ही नजदीक पहुंच गया है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका दोनों को टेंशन दे दी है, तो लेबनान से भी इजरायल को टेंशन बढ़ाने वाली खबरें मिल रही हैं। दरअसल हाल ही में इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा उसके हाथ लग गया था। लेकिन हथियारों को देखते हुए इजरायल की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास से बरामद अधिकांश हथियार रूसी हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीरियाई सुरक्षा अधिकारियों और एक अरब अधिकारी के हवाले से कहा कि हथियार मूल रूप से सीरियाई सेना के स्वामित्व वाले थे। इनकी आपूर्ति रूस की ओर से सालों से की जाती रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि लेबनान के पास ये हथियार पहुंचे कैसे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे G20 की। तो ब्राजील में दुनिया भर के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता जुटे। 2 दिन तक चले G20 के शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें खाद्य संकट दूर करने और युद्धग्रस्त गजा के लिए ज्यादा मदद और पश्चिम एशिया व यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया गया। इस घोषणा पत्र में सामान्य बातें ज्यादा हैं, लेकिन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं किया गया है। अर्जेंटीना ने शुरुआती मसौदों की भाषा को चुनौती दी और वो एकमात्र देश था जिसने पूरे दस्तावेज का समर्थन नहीं किया। स्वतंत्र राजनीतिक सलाहकार और ब्राजील के पूर्व मंत्री थॉमस ट्रॉमन ने बताया कि एक ऐसा क्षण था जब कोई घोषणा नहीं होने की स्थिति बन गई थी। चेतावनियों के बावजूद ये लूला डी सिल्वा के लिए एक अच्छा परिणाम है, क्योंकि अगर किसी सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता तो उस सम्मेलन को असफल मान लिया जाता है। वैसे इस सम्मेलन से जितनी उम्मीदें थी वो सफलता नहीं मिल पाई। उम्मीद जताई जा रही है कि G20 नेता अजरबैजान में रुकी हुई संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता को तुरंत शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी अंतिम घोषणा में केवल सभी स्रोतों से क्लाइमेट फाइनेंस को अरबों से खरबों तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि खरबों की रकम आएगी कहां से। G20 में शामिल हुए नेताओं ने पिछले साल दुबई में COP28 जलवायु वार्ता में जीवाश्म ईंधन से दूर उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत परिवर्तन के लिए की गई प्रतिबद्धता को नहीं दोहराया। ग्लोबल सिटीजन अभियान समूह के को-फाउंडर मिक शेल्ड्रिक ने कहा, उन्होंने चुनौती के लिए कदम नहीं उठाए हैं। अब 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। G20 के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक ग्लोबल साउथ द्वारा इस फोरम की अध्यक्षता की गई है। 2022 में G20 का आयोजन इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील में किया गया। और अब चलते चलते में देखेंगे धरती पर बहने वाली अदृश्य नदियों को। आमतौर पर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और धरती के सतह से होते हुए समुद्र में समा जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे उन नदियों के बारे में जो धरती पर अदृश्य रूप से बहती है और लोगों की प्यास भी बुझाती है। जी हाँ, इस दुनिया में कई नदियां ऐसी हैं जो धरती के नीचे बहती हैं और कई देशों की प्यास बुझाती है। अमेरिका, मैक्सिको, यूरोप समेत कई देशों में ऐसी नदियां पाई गई हैं। हिंदुस्तान के इलाहाबाद में त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम बताया जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी आज की तारीख में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि वो आज भी धरती के नीचे बहती है और गंगा में जाकर मिलती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। इस पर रिसर्च भी किया जा रहा है। धरती के नीचे बहने वाली सबसे बड़ी नदी मैक्सिको में है। मैक्सिको में सिस्टेमा सैक एक्टुन गुफा प्रणाली है, जहां नदी गुफाओं के अंदर से बहती है। यहां एक और ऐसी ही नदी है जिसका नाम रियो सिक्रेटो नदी रखा गया। अमेरिका में भी कई नदियां हैं जो धरती के नीचे बहती है, जिसमें सबसे लंबी नदी है मिस्ट्री रिवर, जो इंडियाना में स्थित है। और यूरोप की बात करें तो फ्रांस में लेबॉइच नदी को यूरोप में धरती के नीचे बहने वाली सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। वहीं साउथ वेस्ट फिलीपींस में बहने वाली पर्टो प्रिंसेसा नदी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल कर रखा है। इस भूमिगत नदी को प्रकृति के नए 7 अजूबों में से एक घोषित किया गया है। अंडरग्राउंड नदियों की सूची में चेक गणराज्य की पुंकवा नदी, पोर्टो रिको की रियो कैमू नदी का नाम भी शामिल है। इन नदियों के अस्तित्व के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। भूमिगत नदियां कई तरीकों से बन सकती हैं, जैसे बारिश का पानी या सतही नदी का पानी जमीन में रिसने से भूमिगत धाराएं बन सकती हैं। वहीं चट्टान के टूटने से भी यह हो सकता है। चूना पत्थर या कोई विशेष चट्टान संरचनाओं वाले क्षेत्रों में पानी चट्टान को घोल सकता है और इससे गुफाएं बन सकती हैं, जिनमें भूमिगत नदियां होती हैं। वहीं टेक्टोनिक प्लेट की गति से भी इन नदियों का निर्माण हो सकता है।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।